नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उस पर से ऑक्सीजन की किल्लत, कमी। ऑक्सीजन के मसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप आंखें मूंद कर रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आप वो सुनिए जो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा। ये दुखद है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। आप इतने असंवेदनशील हो सकते हैं। ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों की जान खतरे में है। इस पर आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर अदालत किस कदर नाराज है। दिल्ली सरकार कोर्ट को बता चुकी है कि कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को जवाब दिया कि 138 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए जा रहे हैं और 50 का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप भविष्य की योजना क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या ये 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में नहीं हो सकता है? आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ब्लड बैंक की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाने का सुझाव दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को सुझाव दिया कि वीडियो संदेश से लोगों को ऑक्सीजन इस्तेमाल की जानकारी दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेताओं को सुझाव दिया कि वो लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी न करने की अपील करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा कि ऐसे मौके पर जब दिल्ली में लगातार लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है और यही मौत की सबसे बड़ी वजह है, इसके बावजूद आप आंखें बंद करके रह सकते हैं, हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। लिहाजा जरूरी है कि आप किसी भी तरह जैसे भी हो ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू कराएं और जितने उपाय आप कर सकते हैं उतने करें। इसके साथ ही कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि डॉक्टरों का एक पूल बनाया जा सकता है, एक पोर्टल डेवलप किया जा सकता है और इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी ऐसे उपाय किए जाएं ताकि लोग सीधे डॉक्टरों से अपनी परेशानी बता सकें और उसका हल जान सकें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। सरकार से लेकर कोर्ट तक एक्शन में है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। दिल्ली सरकार ने सेना की मदद भी मांगी है, लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार अभी कुछ फैसला नहीं ले पा रही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद बढ़ रही है। कोरोना के नए केस में भी मामूली कमी दिख रही है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि दिल्ली में संक्रमण की चेन टूट रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए, जो अपने आप में चिंता का सबब बनी हुई है सभी के लिए। तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। किश्तों में हो रही लॉकडाउन की मुनादी ये बता रही है कि दिल्ली ने कोरोना से लड़ाई में कितनी ढीली तैयारी की थी। दिल्ली सरकार न हालात की भयावहता का अंदाजा लगा पाई, न इंतजामों का अनुमान। जब संकट सिर पर आ पड़ा, रास्ते बंद दिखने लगे तो लॉकडाउन लगा दिया। असर भी हो रहा है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। लॉकडाउन बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है और लॉकडाउन के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। उसमें मेरी ऐसी राय है जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं कि मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, घर में रहें। अपने पैरों का लॉकडाउन और अपने चेहरे का लॉकडाउन, ये 2 सबसे बड़े लॉकडाउन है। अगर हम इसको मन से करेंगे तभी हमारा पीक ये कम होगा, नहीं तो आगे कितना बढ़ेगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग तादाद दे रहे हैं। अगर हम सोचे कि ये कम क्यों हुए तो उसका मेजर रीजन है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन ने क्या किया कि हम लोग अपने घर में रहे,
तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने घोंसले में रहें। दिल्ली में कोरोना से जंग का पूरा प्लान जैसे औंधे मुंह गिर गया हो। दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। केंद्र सरकार लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताती रही है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का कितना असर रहा। क्या इससे संक्रमण की चेन तोड़ने में वाकई मदद मिली? दिल्ली में 5 दिनों के आंकड़े पर गौर कीजिए। 29 अप्रैल नए केस 24,235, मौत 395। 30 अप्रैल नए केस 27,047, मौत 375। 1 मई नए केस 25,219, मौत 412। 2 मई नए केस 20,394, मौत 407। 3 मई नए केस 18,043, मौत 448। कह सकते हैं कि आंकड़ों में मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन ये इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं कि कह सकें कि संक्रमण की चेन टूट गई। हालांकि केंद्र इसे अच्छा संकेत मान रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। तो उस संबंध में हम देखें तो पाते हैं कि अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। दिल्ली आज भी बुरी तरह कोरोना संक्रमण की गिरफ्त पे है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की, बिस्तरों की मारामारी है। खुद दिल्ली सरकार सेना से मदद की गुहार लगा रही है। लॉकडाउन तो एक आड़ है। सवाल है कि केजरीवाल सरकार पहले से क्यों नहीं तैयार थी, जो अब इतनी लाचार है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के आगे सारे के सारे सिस्टम जैसे खुद बीमार हो गए हैं। देश भर में हर रोज आ रहे नए संक्रमित और मौतों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। शोक का शोर फैला हुआ है। कोरोना की इस जानलेवा रफ्तार को रोकने का एकमात्र विकल्प संपूर्ण लॉकडाउन ही दिख रहा है। कहीं पर 7 दिन का लॉकडाउन, कहीं 15 दिन का लॉकडाउन, कहीं वीकेंड लॉकडाउन, कहीं वीकेंड कर्फ्यू। टुकड़ों में ही सही, मगर देश बंद हो रहा है। घोषणा नहीं की गई है, लेकिन देश संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि अब कोरोना की रफ्तार रोकने का एकमात्र जरिया लॉकडाउन ही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार समझ नहीं रही कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एकमात्र उपाय संपूर्ण लॉकडाउन ही है, लेकिन समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देने के साथ ही भारत सरकार का एक्शन न लेना इस वक्त मासूम लोगों को मार रहा है। इधर दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया तो दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए मदद का ऐलान किया। केजरीवाल सरकार 2 महीने का राशन सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त देगी। हालांकि केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि दिल्ली में 2 महीने का लॉकडाउन लगने वाला है। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन खत्म हो। यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद उन कुंज गलियों का हाल देखिए जो कृष्ण मुरारी की भक्ति से कभी सराबोर हुआ करती थी। इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर मथुरा में मौजूद हूं और देखेंगे तो इस मंदिर में देश विदेश से रोजाना हजारों लाखों की तादाद में जो भक्त है वह यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन बांके बिहारी जी का ये मंदिर भी फिलहाल कर्फ्यू है, इस वजह से बंद पड़ा हुआ है। सड़कों पर लोग नहीं दिखाई देंगे। अलग अलग जितनी भी गलियां हैं वो पूरी तरह से जो है
सूनी पड़ी हुई हैं। यूपी में तो लॉकडाउन है ही, लेकिन आज से लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब चिकित्सा सेवा के लिए लोगों को पास लेना पड़ेगा। बिहार में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसीलिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है, जो राज्य के लिए आवश्यक था। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लोगों से बात करके लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कल ही हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को खरी खरी सुनाई थी, जिसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया। हालांकि इस लॉकडाउन से पप्पू यादव खुश नहीं है। गलतियों को छुपाने के लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र रास्ता लॉकडाउन लगा देते हैं। मैं समझता हूं लॉकडाउन हो गया ये तो सरकार को सबसे पहले 6,000 रुपया पर व्यक्ति डालना चाहिए, सरकार को बिजली बिल माफ करना चाहिए, सरकार को स्कूल का फीस माफ करना चाहिए, सरकार को रोड टैक्स माफ करना चाहिए। भोपाल में भी 10 मई तक लॉकडाउन वाली सख्ती बरतने के आदेश हैं। देखिए भोपाल का हाल। बीते 4 दिनों के मध्य प्रदेश में यदि कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मामलों पर नजर डालें तो ये इशारा कर रहा है कि लॉकडाउन के चलते अब मामले स्थिर हो गए हैं। अब सरकार की तैयारी यहां से इन मामलों को नीचे ले जाने की है। इसीलिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो लॉकडाउन है उसे 10 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। 10 मई तक कई शहरों में लॉकडाउन रहेगा, तो वहीं छिंदवाड़ा और जबलपुर जैसे शहरों में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश भर में कोरोना की रफ्तार भयानक है, हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे बिगड़े हुए हालातों में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है, संपूर्ण लॉकडाउन। मथुरा से अरविंद ओझा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की मार से करा रहा है पूरा देश। पूरे देश में मरीज बेहाल हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो किसी को दवाइयां नहीं मिल रही। दिल्ली में तो ऑक्सीजन की कमी से हाल बेहाल है। यूपी में भी ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है। महीने भर से वैसी ही तड़प है, वैसी ही बेबसी है, वैसी ही लाचारी है और वैसी ही बदहवासी है। देश ऑक्सीजन मांग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत है कि खत्म ही नहीं हो रही। दिल्ली एनसीआर में तो ऑक्सीजन के लिए भागते दौड़ते मरीजों के परिजनों के हाल बेहाल हैं। इसीलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कराए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2 ट्रकों में ये ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिन्हें यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। इधर ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि ऑक्सीजन की समस्या दूर की जा सके। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के सामने इस समय है बड़ा सवाल, क्या किया जाए जब ऑक्सीजन की कमी हो? जवाब है एक ऐसी मशीन जो खुद ही ऑक्सीजन बनाती हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वही काम करता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में जितने भी इंडिकेटर्स बाहर दिए हुए हैं, उससे अस्पताल के मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि कितना ऑक्सीजन मशीन बना रही है और कितने और ऑक्सीजन की जरूरत है। छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा अस्पताल हो, इस समय जरूरत है इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में डिमांड और सप्लाई में काफी बड़ा गैप आ चुका है। एक समय में ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन 50 से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भर सकती है और पूरे अस्पताल की 15% ऑक्सीजन की डिमांड को भी मीट कर सकती है। सबको मालूम है कि बगैर ऑक्सीजन के दिल्ली तड़प रही है। बावजूद इसके दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी तेजी से हो रही है। सिविल लाइन के एसडीएम ने कमला नगर में एक पीजी में छापा मारा और 8 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। दिल्ली के अलावा अलग अलग शहरों में भी ऑक्सीजन की समस्या जस की तस है। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए जमशेदपुर से ऑक्सीजन मंगवाई गई है। जमशेदपुर से ऑक्सीजन के 10 कंटेनर लखनऊ पहुंचे हैं। इसमें करीब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है।
इस ऑक्सीजन के लखनऊ पहुंचने से लखनऊ वालों की सांस में सांस आई है। इधर गाजियाबाद में ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते इस शख्स के मरीज के लिए आखिरकार ऑक्सीजन का इंतजाम डीएम ने करा दिया। कुल मिलाकर यूं समझिए कि पूरा देश ऑक्सीजन मांग रहा है। जहां भी देखिए मरीज और उसके परिजन सिर्फ इसी उम्मीद में है कि किसी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। कोरोना की इस तूफानी लहर ने हालात बिगाड़ के रख दिए हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं बिहार में लॉकडाउन जरूर लगा दिया गया है, मगर बिहार की स्थिति भयानक है। आपको बिहार के मधेपुरा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि बिहार में किस कदर अव्यवस्था और परेशानियां हैं। आज बिहार के उस अस्पताल की कहानी देखिए जो अस्पताल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लगता है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल भी खुलती जा रही है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की है वो पूरी तरीके से अब सबके सामने है कि कितनी लचर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कोरोना काल में जिसकी पूरी तरीके से पोल खुल गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल हम इस वक्त मधेपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो ये भव्य एक भवन देख रहे हैं, बिल्कुल ये 5 स्टार बिल्डिंग के जैसा आप ये कह सकते हैं ये भवन है। बिल्कुल नया भवन है और पिछले ही साल इस भवन का उद्घाटन हुआ है। तकरीबन 800 करोड़ रुपए में बनकर तैयार उस हॉस्पिटल का सच जानिए, जिसमें मरीज एम्बुलेंस की जगह ऑटो से आते हैं। आज बिहार के उस सुशासन की असलियत देखिए, जिसके सबसे आधुनिक अस्पताल में न ऑक्सीजन है और न डॉक्टर। उनका RT-PCR रिपोर्ट नहीं आया है। ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है। तस्वीर देखिए, 5 स्टार होटल जैसा ये अस्पताल लगता है, लेकिन यहाँ पर ऑटो में आप देखिए एक मरीज यहाँ पहुँचा हुआ है, दम फूल रहा है। जो परिजन है वो अंदर जाके उन्होंने कहा है कि आइए कोई देखने तो आइए, लेकिन कोई देखने तक जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है। कोई देखने नहीं सर, कोई नहीं देखने आ रहा। तो क्या करिएगा अभी मरीज का? अब देखते हैं सर, इसके बाद फिर सोचेंगे। कहीं ले दूसरी जगह ले जाइएगा जी? दूसरे अस्पताल ले जाइए। दूसरे अस्पताल ले जाएंगे। 7 मार्च 2020 वो तारीख जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और मधेपुरा की जनता से एक वादा किया, दावा किया कि अब क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिस प्रकार का अस्पताल यह बन रहा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का ये वादा हकीकत के इम्तिहान में फेल साबित हो रहा है, क्योंकि जो अस्पताल मधेपुरा और आसपास के कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो सकता था, वो सरकारी अदूरदर्शिता और लापरवाह रवैये से सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है, जिसके बारे में राज्य के गृह मंत्री ने भी जनता पर दावों की बौछार कर दी थी। मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया और यह जो अस्पताल बनाया गया है इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हम गरीब लोगों को देने वाले। भगवान नहीं करे कभी किसी को इन सुविधाओं की जरूरत पड़े, सब लोग स्वस्थ रहे, हम लोगों की ऐसी कामना होती है, लेकिन यदि कभी जरूरत पड़ गया तो अत्याधुनिक सुविधा देने के लिए अब यह अस्पताल सीमांचल और कोसी की धरती की सेवा के लिए आज से शुरू हो गया है। ये सारे दावे मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में बिहार सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसके कंधों पर कोसी और सीमांचल के आधा दर्जन जिलों में बेहतर इलाज मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। ऐसे में रेलवे भी आ गया है। कोच में कोरोना वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेड की कमी ना पड़े। देखिए अहमदाबाद से
हमारी सहयोगी गोपी घांगर की ये रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच जहां दिन ब दिन हालत ये हो रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वेस्टर्न रेलवे के जरिए ये जो पूरा कोच है 19 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाले 2 सीट है उसे आइसोलेशन वार्ड में यहाँ पे तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 2 मरीज आएंगे, साथ ही यहाँ पे मच्छर मैट भी लगाई गई है क्योंकि ये जो ट्रेन है यही स्टेशन पर ही रहेगी। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर ही ये ट्रेन रहेगी और साथ ही जो कूलर है उसे भी लगाया गया है क्योंकि गर्मी जो है वो करीब जो 42 डिग्री को छू रही है। वैसे में सारी जो सुविधाएं हैं वो यहीं पे मुहैया करवाने की कोशिश वेस्टर्न रेलवे के जरिए की गई है। साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पे आएंगे जो मरीज को आइसोलेशन और जिनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन है, जिनको थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए, वैसे मरीज के लिए यहाँ पे ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन का काम है वो जारी किया गया चल रहा है फिलहाल, और यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन है वो किया जा रहा है कि ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द जो मरीज है जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है, जिनको आइसोलेशन में ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि ये जो कोच है इसके अलावा चांदखेड़ा जो स्टेशन है वहां पे भी करीब 6 कोच को रखा गया है। कुल मिला के 304 बेड का ये एक आइसोलेशन जो अस्पताल है वो यहाँ पे ट्रेन के अंदर शुरू किया जाएगा और जल्द ही इसके लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पर ही एक मेडिकल काउंटर भी बनाया जाएगा और उसी मेडिकल काउंटर के जरिए यहाँ पे आने वाले जो मरीज है उनकी सारी जानकारी दर्ज की जाएगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। बंगाल में अब खूनी खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के साथ ही एक बार फिर सियासी रक्त चरित्र सामने आ गया है। बंगाल में जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है तो कहीं दुकानों में लूटपाट और मारामारी। बीजेपी ने दावा किया है कि उसके कम से कम 6 कार्यकर्ता इस हिंसा में मारे गए हैं। वहीं टीएमसी का कहना है कि हिंसा में उसके 4 कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, आखिर वो कब सही होंगे, कब रुकेगी हिंसा की ये तस्वीरें, ये दौर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। मौत हो चुकी है, इनमें से 4 टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हुगली के खानाकुल में टीएमसी के एक समर्थक की पीट कर हत्या कर दी गई। बहुत नजदीक कोलकाता साउथ 24 परगना के गोपाल नगर में हम लोग हैं। इनके घर में भी ये झमेला हुआ है। लोग आए थे, उन्हीं से बात करेंगे। दीदी, आपका नाम? शेफाली दास। शेफाली दास। ये गांव का नाम क्या है? काटी बोता, गोपाल नगर। आपके घर पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? किसी ने हमला किया है? हाँ, तृणमूल का हनुमान बाइन में हमला किया था। लेकिन क्यों? हमारा हस्बैंड जो है वो एजेंट उधर बैठा था 26 नवंबर बूथ का, इसलिए वो लोग ऐसा किया है। कौन सी पार्टी का? राज्यपाल के पास हम एक निवेदन लेके आए थे, मेमोरेंडम। चुनाव उपरांत जो हिंसा बंगाल में शुरू हो गया है, 24 घंटा में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सैकड़ों हजारों घर तोड़ा गया है, कई लोगों को घायल किया गया है। पूरा प्रदेश में भय का वातावरण है। बस्ती में जाके हमारे सपोर्टर के घर में ताला मार दिया जाता है, घर तोड़ दिया जाता है। कई पार्टी ऑफिस कब्जा कर लिया गया है तो जला दिया गया है। हजारों लोग घर छोड़ करके शहर में आ गए हैं, कोई भागे हुए अपने रिश्तेदार के घर है। इस प्रकार भय का वातावरण, इससे बंगाल को मुक्ति होनी चाहिए, इसलिए चुनाव हुआ था। और पार्टी जो सत्ता में है वो अभी हाथों पर हाथ बांध कर बैठा हुआ, पुलिस भी निष्क्रिय है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान खेला होवे का नारा दिया था। सियासी रूप से तो ममता की जीत के साथ ही खेला हो गया, लेकिन जिस तरह हिंसा का नया खेला शुरू हुआ है उसे ममता सरकार किस तरह संभालेगी? कोलकाता में अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में भड़के हिंसा के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से हिंसा पर जवाब मांगा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
चुनावों के बाद हिंसा की आग दहकी तो उसकी लपटें बंगाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। बंगाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। हिंसा की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। मोदी ने बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है वो चिन्हित है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल फ्लेवर ऑफ इट। किसी की भी डेथ हो, किसी भी दल से कनेक्टेड हो, दैट कैन नॉट बी अप्रूव्ड। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव कोलकाता पहुंच गए हैं। नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी का दावा है कि हिंसा में उसके 6 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। टीएमसी का दावा है कि उसके 4 कार्यकर्ता हिंसा में मारे गए। उत्तरी 24 परगना में आईएसएफ के भी एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। पिछले 24 घंटों में यानी रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। बंगाल में हिंसा के विरोध में दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसदों ने दिल्ली में बंगाल भवन के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने टीएमसी नेताओं को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया, टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा। भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लगा रहे हैं। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। किसी के गुंडों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में रात को महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है। हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया। उनके घर जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। सरेआम वहाँ पे बाजारों को लूटा जा रहा है और ममता बनर्जी आंखें बंद करके देख रही है। इससे पहले बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कई वीडियो ट्वीट किए और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। ये निर्देश मिले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा, मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो जो भी हो रहा है। चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। उधर ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा रोकने की अपील की, लेकिन उनकी अपील भी सियासत से परे नहीं रही। ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। बंगाल में हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, डीजी, गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी की अपने घर बैठक बुलाई, जबकि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बंगाल में
हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सूर्याग्नि राय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।